हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो जैसे कि हमने मैट्रिक सिस्टम चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं 3। तो अभी तक हम अपना कवर कर चुके हैं कि अपना सिमेट्रिक्स की उसमें ट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बेसिक क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अगर आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम, चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर। चांदना कोचिंग क्लासेस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अकाउंट्स, इनकम टैक्स ऑपरेशन, सर स्टैटिस्टिक्स, इससे रिलेटेड कोई वीडियोस और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप चांदना कोचिंग क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सब्जेक्ट के, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की वीडियो सारी चैप्टर वाइज अकॉर्डिंगली सीरियल में देख सकते हैं। पूरी सीरीज में लगी हुई है सभी वीडियोस, आप उनको ध्यान से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो मैंने आपको एक बुक बताई थी, ये मेरे पास बुक है बीबीए फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, जीवन सन्स पब्लिकेशन की, बिजनेस मैथमेटिक्स। इनके ऑथर का नाम है डॉक्टर एम एल भार्गवा, जिन्होंने ये बुक लिखी है। ये बीबीए के लिए बुक है, एनईपी सिलेबस की है, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रिवाइज सिलेबस आया है एनईपी का, ये उसकी बुक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये सिलेबस में मेंशन होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का सिलेबस में टॉपिक है या नहीं है। तो जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे कि मैट्रिक सिस्टम चैप्टर में बताया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाला जो टॉपिक है ये प्रॉपरली स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। तो अगर आप इस वीडियो को सुनने जा रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है, अगर वो आपके सिलेबस में है तो आप उसको कवर करके चलेंगे। अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है तो आप उसको कवर करके नहीं चलेंगे। इसके लिए आप अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मैथ का सिलेबस चेक कर लीजिए कि उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है वो मेंशन है या नहीं है। पहले कई बार यूनिवर्सिटीज में होता था, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में अभी भी है, प्लस वन प्लस टू में भी हो सकता है। तो मेरी वीडियो प्लस वन प्लस टू और बीटेक के मैथ से रिलेटेड नहीं है, बीबीए बीकॉम और बीसीए के अंदर जो मैथ आता है उससे रिलेटेड मेरी बेसिक मैथ की वीडियो है। ज्यादा डिटेल में प्लस वन प्लस टू वाले मैथ की वीडियोज ये नहीं है। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का टॉपिक है, बीबीए बीसीए में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एनईपी सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अगर आपकी बाकी कोई यूनिवर्सिटी अगर उसमें सिलेबस में मेंशन है तो आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। तो हम अपने इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। पहले हमने सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ये सब कवर कर लिया है। टॉपिक्स माइनर, कोफैक्टर वाला भी हमने सीख लिया है। ये वीडियो हमारी मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 4 की है, जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज को आज कवर करेंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट में क्या बताया हुआ, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखना। काफी यूनिवर्सिटीज में मेंशन है, प्लस वन प्लस टू में इसका टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आता है, तो मैं साथ साथ एग्जांपल बताऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सीखना। और साथ साथ नोटबुक पे नोट मत करना, पहले वीडियोस को आराम से ध्यान से सुनना, फिर समझना, उसके बाद आप इसको नोटबुक पे नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। तो टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो a column of a determinant is जीरो, किसी एक डिटर्मिनेंट के पूरे रो या कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो भी जीरो ही आएगा। तो हमने 2 into 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट पहले सीख लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी एक रो या कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट हमारा जीरो पाया जाता है पूरा का पूरा, तो उसकी जो हमारी वैल्यू है आंसर भी जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गिवन एक एग्जाम्पल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 1 0 2। तो हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। आप किसी एक रो को भी पूरी को जीरो ले सकते हैं या फिर पूरे किसी कॉलम को भी जीरो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉलम को जीरो लिया है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 है, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे। तो 2 into 0 माइनस 0 into 1, तो 2 into 0 विल बी जीरो, तो 0 into 1 विल बी जीरो, तो 0 - 0 विल बी जीरो। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जीरो। उसने यही बोला इस प्रॉपर्टी में कि कोई एक रो या पूरी कॉलम जीरो होएगी तो उसका आंसर भी जीरो आएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, डिटर्मिनेंट की।
नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, इफ रोज changed into columns and columns changed into rows then the value of determinant remains same or unchanged। अगर हम किसी रो को कॉलम के साथ चेंज करते हैं, फिर कॉलम को रो के साथ चेंज करते हैं, जैसे कि हमने सीखा था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन ये वाला होता है, मतलब रो को कॉलम के साथ बदलना, कॉलम को रो के साथ बदलना, जैसे कि हमने अपना टॉपिक कवर किया था पहले भी ट्रांसपोज वाला। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टॉपिक हमने कवर किया था ट्रांसपोज वाला, रो को हमने ऐसे लिख दिया था कॉलम में बदल के। ठीक है, तो उसने इस प्रॉपर्टी में क्या समझाना चाहा है, ये प्रॉपर्टी में बताता है कि हम किसी रो को कॉलम के साथ बदल देते हैं, फिर कॉलम को रो के साथ बदल देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो अनरिमेन्ड मीन्स रिमेन्स अनचेंज्ड या फिर सेम, हमारा आंसर सेम रहेगा या फिर अनचेंज्ड रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हम लेके चलेंगे। तो ए का ट्रांसपोज ये साइन है, इसको मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए को निकालना। तो उसने बोला कि रो या कॉलम को कॉलम में रो को चेंज किया जाएगा, तो हमारा आंसर में चेंज नहीं होएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें है हमारे पास गिवन a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये एग्जांपल मैंने खुद से बनाया है, कुछ मैंने बुक्स में से भी लिए हैं। तो ये जैसे सिंपल इजी एग्जांपल है, मैंने क्या लिया हुआ है a, तो a के थ्रू हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको a का ट्रांसपोज वो निकाल लेंगे, इधर रख लेंगे। तो a को हमने सेम एज इट इज इधर रख दिया और a के ट्रांसपोज को इधर रख दिया। 1 2 3 रो में लिखा हुआ था, हमने कॉलम में डाल दिया। 4 5 4 ऐसे लिख दिया। 3 2 1 फिर कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। जो सारी रोज थी वो हमारे सारे कॉलम बन गए। तो ये a का डिटर्मिनेंट है, ये a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है। ट्रांसपोज करने के बाद हम डिटर्मिनेंट चेक करने जा रहे हैं, तो हम ऐसे निकाल लेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, यही प्रॉपर्टी बताती है। तो फर्स्ट कौन सी एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, इसका नाम होता है 1 1। A 1 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो A 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको हमने बाहर रखा। प्लस माइनस प्लस का रूल है जो आपने सीखा था, ये वाला प्लस माइनस प्लस, जो ब्रैकेट के अंदर साइन आएंगे वो माइनस के आएंगे, हमारा रूल था जब हम एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते थे, ये सीखा था हमने, प्लस माइनस प्लस वाला रूल सीखा था, ये वाला डिटर्मिनेंट वाला। यहाँ पे भी मैंने सिखाया था कोफैक्टर के साथ भी। तो हमने रखा फर्स्ट को, यहाँ पे रख दिया 1, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम में सारा कट गया, बचा कौन 5 4 2 1, तो 5 इंटू 1 विल बी 5, 4 इंटू 2 विल बी 8, बीच में कौन आएगा माइनस, फिर हमने लिखा 2। तो इसके बाद हमारा इसका नाम था A 1 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने कट कर दिया, 4 4 3 1 बच गया, तो -2, 4 इंटू 1 विल बी 4, 3 इंटू 4 विल बी 12, आगे प्लस 3, इसको भी हमने कट कर दिया, पहली रो तीसरा कॉलम कट गया, तो 4 इंटू 2 विल बी 8, 5 इंटू 3 विल बी 15, सेम एज इट हम इधर कर देंगे। तो 5 माइनस 8 विल बी -3, -3 इंटू 1 -3, -8 इंटू 2 प्लस 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7 इंटू प्लस का 3 -21, -3 और -21 -24 हो गए, प्लस 16, तो a का डिटर्मिनेंट आया हमारा -8। अब हमने इसी का इधर ट्रांसपोज रखा था, सेम प्रोसेस इधर फॉलो करेंगे, प्लस का 1, इसको कट करने के बाद बचा 5 इंटू 1 5, 2 4 जा 8, बीच में आगे आएगा -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट करने के बाद हमारे पास बचा 2 2 3 और 1, तो -4 को बाहर रख दिया हमने, तो 2 इंटू 1 विल बी 2, 2 इंटू 3 विल बी 6। नेक्स्ट आएगा +3, फर्स्ट रो को हमने कट कर दिया, थर्ड कॉलम को कट कर दिया, 2 इंटू 4 विल बी 8, 5 इंटू 3 विल बी 15, तो ये हमने प्लस का 3 रखा है यहाँ पर। तो इसको हम प्लस माइनस करके सोल्व करेंगे, 5 माइनस 8 विल बी -3, 2 माइनस 6 विल बी -4, 8 माइनस 15 विल बी -7, जैसे कि हमने इधर माइनस किया था, सेम उसी तरीके से हमने इधर भी माइनस कर लेना है। -3 इंटू 1 विल बी -3, -4 इंटू -4 प्लस का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, -7 इंटू 3 विल बी -21, तो ए का ट्रांसपोज हमारा आया -24 प्लस 16, तो ए का आंसर भी -8 आया, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला, उसका भी -8 आंसर आया।
तो उसने इस प्रॉपर्टी में यही बोला है कि रो को कॉलम के साथ, कॉलम को रो के साथ चेंज किया जाए तो उनके आंसर सेम रहेंगे। ए बी -8 आया, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट के बराबर, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जब दोनों बराबर आते हैं तो हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, एनी टू रोज टू कॉलम्स इंटरचेंज्ड देन आंसर या फिर वैल्यू ओनली चेंज माइनस साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बदले जाते हैं, इंटरचेंज किए जाते हैं, जो उनका आंसर आएगा उस समय पर उनकी वैल्यू आएगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होएगा, जो उनका साइन है आंसर में वैल्यू का वो माइनस में चला जाएगा और प्लस में। ऐसे चेंज कैसे होएगा डिटर्मिनेंट में, देखना ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि मैंने लिखा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैंने 1 2 को ब्लू पेन से लिखा, 3 4 को ब्लैक पेन से लिखा। मैंने जो 3 4 सेकंड रो के अंदर लिखे एलिमेंट थे वो मैंने फर्स्ट रो में डाल दिए, फर्स्ट रो में जो ब्लू पेन से 1 2 लिखा था वो मैंने सेकंड रो में डाल दिया। तो ब्लैक पेन वाले ऊपर चले गए, ब्लू पेन वाले नीचे चले गए, मैंने चेंज किया रो को आपस में। आप कॉलम को भी बदल सकते हैं, रो को भी बदल सकते हैं। तो उसने कहा कि किसी दो रो को या कॉलम को आपस में चेंज किया जाता है, पूरी रो की या पूरी कॉलम की वैल्यू को बदला जाता है ऊपर नीचे चेंज करके, तो उसका आंसर सिर्फ चेंज आएगा माइनस और प्लस के साइन का। जैसे कि यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट आया -2, तो इधर ए का डिटर्मिनेंट आया +2। कैसे करेंगे हम इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैंने इधर लिख दिया 3 4 1 2, चेंज कर दिया रो को आपस में। तो हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, 1 इंटू 4 विल बी 4, 3 इंटू 2 विल बी 6, बीच में माइनस आएगा, 4 माइनस 6 किया तो -2, माइनस का आया है। अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया, 3 इंटू 2 विल बी 6, 4 इंटू 1 विल बी 4, तो 6 माइनस 4 विल बी 2, इधर माइनस का 2 आया था, इधर प्लस का 2 आया। यदि हम दो रो या कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं पूरी की पूरी को, तो उस समय पर सिर्फ साइन में डिटर्मिनेंट के आंसर में चेंज आता है और वैल्यू में चेंज आता है, उसी को ये प्रॉपर्टी थर्ड में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, एनी टू रोज टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। अगर हमारी किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं या फिर सेम सेम, ये वर्ड मैंने खुद यूज किया है, बुक में मेंशन नहीं है। आइडेंटिकल मतलब सेम सेम, तो देन आंसर या फिर वैल्यू विल बी जीरो। उस समय पर जो हमारा आंसर है या फिर वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी, जीरो। कैसे हम इसको चेक करेंगे, ये क्वेश्चन आपका बुक में टॉपिक भी दे रखा है, वैनिश वाला टॉपिक है। वैनिश का मतलब खत्म करना होता है या फिर गायब करना। तो ये टॉपिक बुक में दे रखा है, क्वेश्चन बुक में से ही लिया है मैंने सेम एज इट इज। ये आपके साथ साथ टॉपिक का क्वेश्चन भी कवर हो रहा है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर भी ये काम आ रहा है, तो दो जगह इकट्ठा ही कवर हो रहा है एक साथ। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इसके अंदर, आइडेंटिकल वाला, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिश। इस डिटर्मिनेंट को वैनिश किया जाए और उसको विदाउट एक्सपेंड, इसको खत्म करके दिखाना है। डिटर्मिनेंट को कैसे करेंगे इसको सोल्व, ध्यान से देखना। गिवन ए इज इक्वल टू 3 1 6 5 2 10 7 4 14। ठीक है, ये एग्जांपल एज इट इज मैंने बुक वाला लिया, कॉमन दिया हुआ है बुक में। तो हम क्या करेंगे, लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन, 3 1 6 5 2 10 7 4 14, ऐसे इट इज हमने क्वेश्चन वाला उतार लिया है। अब हमने इस टॉपिक में सीखना क्या है, वैनिश में खत्म कैसे करना है, इसको चेक कैसे करेंगे, जीरो के बराबर कैसे लेके आ रहे हैं हम कुछ ऐसा देखेंगे, ऐसा चेक करेंगे कि क्या कोई रो या कोई कॉलम आपस में एक दूसरे के सामने कोई मल्टीप्लाई करके किसी के साथ बन रही है पेयर में। तो हमने देखा कि जैसे कि यहाँ पर कॉलम नंबर 3 है, तो उसमें है 6 10 और 14, ये सारे इससे डिवाइड हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो हमने क्या करना है कि इसको तोड़ के लिख लेना है, ताकि उसको भी कॉलम 3 को भी हम कॉलम 1 के जैसा बना सकें। तो अब देखा जाए तो 3 का डबल कौन है, 6 है। हमने खुद से सेंस लगानी है ये पेपर में। तो 5 का डबल 10 है, 7 का डबल 14 है, ऐसे रो में भी हो सकता है किसी किसी जगह पर। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन, हमने एज इट इज क्वेश्चन वाला उतार लिया। इस चीज को हमने पूरी को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्प्लिट स्लैश ब्रेक, दोनों में से कोई एक वर्ड है। आप पेपर में ऐसे नहीं करके आएंगे पेंसिल से सारा, बट मैंने आपको समझाने के लिए प्रोसेस किया है। अब मैंने इसको तोड़ के लिखा, 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3 किया जाए 6 आता है, 2 इंटू 5 किया जाए 10 आता है, 2 इंटू 7 किया जाए 14 आता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 जा 6, बट मैंने सबकी स्टार्टिंग में पहले 2 क्यों लिखा है
क्योंकि 2 सब में कॉमन आ रहा है, सबके सारे एलिमेंट क्या है 2 से डिवाइड होने के साथ इसके जैसा बन जाएगा कॉलम। तो मैंने 2 2 सबको पहले इसलिए रखा एक साइड पर क्योंकि मैं 2 को आगे कॉमन लेकर बाहर रखने वाला हूँ, फिर लास्ट में मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 2 बाहर निकल सकता है इसलिए मैंने 2 को पहले रखा है। बाकी सारा कॉलम जो हमारा 3 था, कॉलम 3 वैसा बन गया, 3 5 7 इसके जैसा बनाने की हमने कोशिश की है। अगर इसके जैसा बनता होगा पेपर में तो इसके जैसा बना देंगे। तो मैंने इसको ब्रेक करके स्प्लिट करके लिख दिया, 2 इंटू 3 विल बी 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 विल बी 14। तो अब हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो सकता है यदि हम इफ अगर हम 2 को बाहर निकाल देते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट किसके को रख दिया, 2 को बाहर रख दिया, बाकी सारी मैट्रिक्स अंदर रख ली। अब हम आपस में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 3 दोनों की शक्ल आपस में सेम होगी है, मैच होगी है। तो हेयर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। इसमें क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। ये डॉट्स लगी रेड कलर की, ये देखो बता रही हैं आपको कि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल का मतलब सेम सेम, ये रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ मैंने। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे, a11 के थ्रू, a11 को कट किया, फर्स्ट रो के थ्रू कट करेंगे, प्लस का 3 बचा कौन, 2 इंटू 7 14, 5 इंटू 4 20, नेक्स्ट आगे माइनस, इसमें क्या है a12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट कर दिया जाए, 5 5 7 7 बच गए। तो 7 इंटू 5 विल बी 35, 5 इंटू 7 विल बी 35, प्लस अगला 3, ये कट गया हमारा पूरा, आगे बचा 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 7 14। किसी को ये नहीं समझ आता ना कि कट गया, ये कट गया, ये कैसे कट गया। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में पूरी वीडियो डिटेल में सिखाई है डिटर्मिनेंट की चलता कैसे है। डिटर्मिनेंट की अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ध्यान से जाके दोबारा पिछली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, तभी आपको प्रोसेस समझ आएगा कि डिटर्मिनेंट चलता कैसे है। और उस वीडियो को स्लो स्पीड पे ध्यान से आराम से सुनिएगा, आपको सारा टॉपिक डिटेल में कवर हो जाएगा। अगर आपको ये कुछ नहीं समझ आ रही प्रॉपर्टीज, तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके स्लो स्पीड पे ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये टॉपिक डेफिनेटली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 7 14, इसको मैंने माइनस करके लिख दिया, 14 माइनस 20 माइनस 6 आ जाएगा। आगे 35 में से 35 गया 0, 20 में से 14 गया, आप यहाँ पे एक स्टेप नहीं है, आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 20 में से 14 गया 6। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो माइनस 6 इंटू 3 किया तो माइनस 18, आगे 0, प्लस आगे हमारा 20 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 6 इंटू 3 प्लस का 18। तो माइनस का 18 और प्लस का 18 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 18 और प्लस 18 विल बी 0, तो 0 माइनस 0 विल बी 0। अब ये जो हमारा 2 गायब हुआ था रास्ते में, हमने इसको रोक दिया था कैलकुलेशन के टाइम पर, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। हमने लास्ट में जब जीरो आंसर निकाल दिया तो इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा डेल्टा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यही वो प्रॉपर्टी में बोलता है कि दो रो या दो कॉलम को जब आइडेंटिकल होते हैं, सेम सेम दिखते हैं, उस समय पर हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर या वैल्यू आती है वो 0 होती है। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आप एज इट इज पूरा सोल्व करके आएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी के अंदर एग्जाम्पल के तरीके से शो करना है तो ये सारी प्रोसेस को शो करना जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी टू शो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आंसर करके दिखाना जरूरी नहीं है। बट अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको पूरा डिटेल में सोल्व करके आएंगे। अगर प्रॉपर्टी में सिर्फ ऐसे लिखना है तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करके बता सकते हैं बस ऐसे। नेक्स्ट है, इसका आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेज का भी आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो इन अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अगर किसी रो या किसी कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है सेम कांस्टेंट वर्ड के साथ, एंड देन आंसर और वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई बाय द सेम वर्ड के। मैंने यहाँ पे के रेड पेन से इसलिए लिखा क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर इस प्रॉपर्टी को समझाने में मैंने के वर्ड का यूज किया है, आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। इसको समझाना क्या चाह रहा है कि अगर आप किसी पूरे डिटर्मिनेंट की कोई एक रो को या फिर कोई एक कॉलम को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट सेम वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें लिख देते हो तो उसके आंसर में वो चेंज होके सिर्फ वर्ड साथ में जुड़ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इसमें वो क्या समझाना चाह रहा है आपको देखना ध्यान से, इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम। मैंने सारी प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल साथ साथ ही दूंगा मैं आपको ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे
इस टॉपिक को समझने में काफी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो मैंने साथ साथ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ताकि आपको पेपर के लिए टॉपिक साथ साथ कवर होता रहे। जैसे कि एग्जाम्पल है ए 1 2 3 4, इधर भी मैंने 1 2 3 4 लिखा, लेकिन मैंने पूरी फर्स्ट रो के साथ जब जब उसको मैंने लिखा रो को, तो उसके साथ मैंने के को मल्टीप्लाई करके लिखा, कोई एक कॉमन कॉन्स्टेंट सेम वर्ड को लेके, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब सेम वर्ड को लेके मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा। तो 1 into 4 4, 3 into 2 विल बी 6, बीच में माइनस लगाया, 4 - 6 विल बी -2, तो डिटर्मिनेंट आ गया माइनस का 2। दूसरी तरफ मैंने क्या एग्जांपल लिया है, इसको के साथ लिखा हुआ है पूरी रो 1 को, तो 4 into 1 के, तो कितना हो गया, 4 into 1 के विल बी 4 के माइनस 2 के into 3, तो 3 into 2 के कितना हो गया, 6 के हो गया। 4 में से जब 6 के जाएगा तो 4 के - 6 के विल बी -2 के, तो इसका आंसर -2 आया था। इसका आंसर -2 क्या आया, क्यों आया, क्योंकि हमने कोई एक रो के अंदर के को मल्टीप्लाई कर दिया था, या फिर आप कोई एक कॉलम के साथ भी के को मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट expressed as sum total of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants whose other rows columns are not altered or unchanged। इसका मतलब क्या है, altered का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम कोई टेलर से कपड़े सिलवाने जाते हैं तो उसको हम बाद में अल्ट्रेशन के लिए देते हैं, अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड है नॉट ऑल्टर्ड, मतलब बदलाव नहीं करना। अनचेंज्ड का मतलब सेम रहना, या फिर मतलब सॉरी, अनचेंज्ड का मतलब होता है चेंज ना करना किसी चीज को, अनचेंज्ड मतलब बदलाव रहित, ठीक है, चेंजेस नहीं करने। तो नॉट ऑल्टर्ड या फिर अनचेंज्ड, इन दोनों की जगह पर आप कोई एक वर्ड लिख सकते हैं। मैंने बीच में और लिखा हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आगे बताया हुआ है 34 पेज पे, कॉपी के ऊपर पेज नंबर लगे हुए हैं 32 33, नेक्स्ट है 34। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा डिटेल में था, तो एक अच्छे से तरीके से उसको कवर करने के लिए मैंने एक ही पेज पे कवर किया है, उसको आपको मैं शो कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी डिटेल में क्या बताती है, हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे इसको। यहाँ पर वो एग्जाम्पल कवर नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको नेक्स्ट पेज में डिटेल में लिखा ताकि आपको एक ही पेज पर वो इजीली सारा कवर हो जाए। ये हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया गया है, इफ डी इज इक्वल टू ए सी, ये फर्स्ट कॉलम है, आगे दे रखा B1 + B2 D1 + D2, ये है हमारा कॉलम नंबर 2। तो इसको मैंने टू पार्ट्स में बाइफ्रिकेट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। देन पार्ट ए पार्ट बी, इसका नाम रखा मैंने, पार्ट ए का नाम क्या रखा, ए और सी, तो डी के सामने सेम रख दिया फर्स्ट कॉलम में। कॉलम नंबर 2 में मैंने क्या रखा, B1 D1, और प्लस में क्या रखा, ए और सी रखा, इधर मैंने रख दिया B2 D2, दो पार्ट्स में। उसका एग्जाम्पल है सिक्स्थ प्रॉपर्टी का। अगर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझ आया तो इसका मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है सेम। उसने बोला है कि जो हमारा एग्जाम्पल में उसने बोला कि अगर कॉलम नंबर 2 ऐसे दो चीजें प्लस करके दे रखी हैं तो उसको हम अलग अलग पार्ट में भी करके लिख सकते हैं। तो इसका मैंने एक और एग्जाम्पल है, इसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। तो इसमें बोला गया कि अगर हम किसी एक पूरी मैट्रिक्स को 1 4, जैसे कि 2 + 3 5 + 6 लिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो हमारे जो दोनों के हमने अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाले थे, ऐसे बाइफ्रिकेट करके निकाले ना, ए और बी को अलग अलग कर दिया, कैसे किया मैं भी सिखाऊंगा। उसका आंसर जो आया है उनको लास्ट में प्लस करने पर जो आंसर टोटल आएगा वो हमारा आएगा एग्रीगेट अकेले का डिटर्मिनेंट निकालने के बराबर आएगा। जैसे कि -9 और ये -9 सेम आया, कैसे आएगा, उसने बोला हुआ है कि कोई दो रो या दो दो टर्म्स को, या फिर दो टर्म्स के जैसे हमने कोई बाकी चीज को ऐड करके लिखा हो तो उसको हम बाइफ्रिकेट करके लिखते हैं। तो पूरे का सारे का टोटल डिटर्मिनेंट और दोनों का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकालने के बाद प्लस करने के बाद दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट d इज इक्वल टू 1 4 2 + 3 और 5 + 6, तो फॉर द इजी कैलकुलेशन वी नीड टू स्प्लिट पार्ट ए और पार्ट बी। हमने इसको पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर तोड़ दिया है इजी कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने पहले डी के इक्वल लिखा 1 4 2 और 5, अगली बार में मैंने दूसरी तरफ क्या लिख दिया बी पार्ट में 1 3 4 6, तो 1 4 ऐसे लिख दिया मैंने, 3 6 ऐसे लिख दिया। तो इस चीज को मैंने दो टुकड़ों में रख दिया है। इन दोनों का जो मैं आंसर निकालूंगा, 1 into 5 5, 2 into 4 8, 5 - 8 will be -3। अब इधर 1 into 6 will be 6, 3 into 4 will be 12, 6 - 12 will be -6। इस -3 को
और इस -6 को हमने दोनों को आपस में क्या किया है, प्लस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 9। तो नाउ ऐड ए और बी, दोनों को बोथ हमने ऐड कर दिया है, -3 प्लस -6 जोड़ दिया, ए और बी को प्लस कर दिया, तो क्या आ गया -9। अब ये आंसर -9 आया। अगर हम इसको पूरे को इकट्ठे को उठा के एक साथ डिटर्मिनेंट निकालते हैं नीचे ओरिजिनल का, तो उसका जो टोटल आंसर है वो इसके बराबर आएगा, इस वाले आंसर के बराबर। कैसे आएगा? नाउ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट गिवन इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 4 2 + 3 5 + 6 सेम सेम दे रखा है। अब हमने 2 + 3 को प्लस किया, 5 आया, 5 + 6 के 11 आया। तो डी को सोल्व करेंगे, 1 × 11 विल बी 11, 4 × 5 विल बी 20, तो बीच में माइनस का साइन आएगा। 1 × 11 11, 4 × 5 20, 11 - 20 विल बी -9, तो डी आ गया -9। अगर इन दोनों का अलग अलग बाइफ्रिकेट करके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, उन दोनों के आंसर को ऐड कर दिया जाता है, वो सारा इक्वल किसके आएगा, पूरे इकट्ठे के डिटर्मिनेंट निकालने के। इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड किया और सारे टोटल का डिटर्मिनेंट निकाला, तो दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, सेम सेम आएंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलती है। ये पेपर में थोड़ी सी कम आती है और कुछ टीचर्स इसको कटवा देते हैं, पेपर में कम है मतलब कम आती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको मैंने क्लियर कर दिया आपको, तो आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, एग्जाम में कवर करके ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दे रखा है आगे, सेवंथ पॉइंट, सेवंथ प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या एनी कॉलम be added same multiple k does not equal to 0 of the corresponding element of any other row या column, then the value of determinant is unchanged या फिर unaltered। जब हम कोई एक मैट्रिक्स के अंदर कोई एक रो को या कोई कॉलम को उठा के उसके साथ किसी एक कॉमन पर्टिकुलर वर्ड को मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ सामने कोरस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ जो कॉलम या रो बैठा होगा उसमें ऐड करके लिख देते हैं, तो उन दोनों को हम अलग अलग तरीके से सोल्व करेंगे, तो हमारे उसके आंसर अनचेंज्ड रहेंगे, बदलाव रहित या फिर अनऑल्टर्ड, सेम सेम ही रहेंगे, मतलब ऑल्ट्रेशन उसमें नहीं रहेगी। तो अनचेंज्ड का मतलब क्या है, चेंज ना होना, ठीक है। ऐसे ही अनचेंज्ड यहाँ पे भी यूज किया मैंने, अनऑल्टर्ड वर्ड यूज किया है, या फिर नॉट ऑल्टर्ड भी आप लिख सकते हैं, बदलाव नहीं होना, सेम ही रहेंगे। कैसे आंसर सेम रहेंगे देखना ध्यान से, इसको हम प्रॉपर्टी को एग्जांपल के तरीके समझेंगे। गिवन a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो मैंने इसको क्या किया, सेवंथ प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख दिया। आपने इस पेज का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिक्स्थ के एग्जाम्पल का, सिक्स प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है ये, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। तो इसमें हमारे पास क्या है, सेवंथ का एग्जांपल, हमने सेम लिख दिया, एक का डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, मैंने दूसरी तरफ क्या किया है, 1 2 3 4 तो लिखा ही लिखा है 1 2 3 4, बट जो कॉलम नंबर 2 था उसके साथ पूरे के साथ मैंने के को मल्टीप्लाई किया, 2 के 4 के, इन सबको प्लस करके कॉलम 1 को खुद तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ उसको प्लस करके भी लिखना है। तो 1 3 तो 1 3 लिख दिया, तो 2 इंटू के ऐड करके उसके बीच में लिखेंगे, 4 इंटू के इधर भी करके लिखेंगे प्लस करके, और इसको सेम एज इट इज कॉलम 2 में भी उतारेंगे। तो मतलब कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करके के साथ कॉलम 1 के बीच में प्लस करके लिखा जाए, तो उनके दोनों के आंसर सिंपल और चेंजेस के बाद वाले के सेम आएंगे। कैसे आएंगे उसको हम सीखेंगे अभी। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 विल बी 4, 2 into 3 will be 6, तो 4 minus 6 will be -2 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब 1 plus 2 के को मल्टीप्लाई किया जाए 4 के साथ, 4 into 1 plus 2 के माइनस, बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 into 3 plus 4 के, तो 2 के मल्टीप्लाई किया 3 plus 4 के। इसमें हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, ये रहा डिटर्मिनेंट, 4 into 1 will be 4, 4 into 2 के 8 के, माइनस प्लस का 3 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 6 आ जाएगा सीधा, 4 के प्लस का माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस, 4 के इंटू 2 विल बी -8 के, प्लस का 8 के और माइनस का 8 के आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कर देंगे, तो प्लस का 4 बच गया, माइनस का 6 बच गया, तो 4 - 6 विल बी -2, इसका आंसर भी -2 डिटर्मिनेंट का सेम आया, इधर वाले का डिटर्मिनेंट का आंसर भी -2 सेम आया। तो उसने बोला था कि जो हम
किसी रो के अंदर कॉलम के अंदर प्रॉपर मल्टीपल को ऐड कर किसी मल्टीप्लाई करने के बाद सामने कोरस्पॉन्डिंग दूसरी दिशा में सामने वाले पर्सन के बीच में ऐड करके लिखते हैं तो हमारे आंसर अनचेंज्ड रहेंगे या फिर अनऑल्टर्ड रहेंगे। इसका मतलब सेम रहेंगे, मतलब ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज होना, तो चेंज नहीं हो रहे तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है आंसर। आगे है हमारे पास 7th के बाद 8th प्रॉपर्टी। इसको मैंने थोड़ा अपने तरीके से लिखा है, बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, तो आप बुक वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे तरीके से अलग से लिखा हो जैसे मुझे अच्छा लग रहा था। तो प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर देन चेक डिटर्मिनेंट। अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं इकट्ठे का, तो वो बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर मैट्रिक्स इंडिविजुअली देन मल्टीप्लाई। इसके कहने का मतलब है कि मैंने एक मैट्रिक्स ये वाली ले ली, एक ये वाली ले ली, मैंने दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दी, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए और बी का इकट्ठा मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट जो लिया जाए वो, और ए और बी का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उनके आंसर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर सेम आएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगा, प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से सीखना। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी उसका डिटर्मिनेंट, ए का खुद का डिटर्मिनेंट और बी का खुद का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उनको मल्टीप्लाई किया जाए, और वो शर्त क्या है, हमारी मेन कंडीशन क्या है कि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऑर्डर मतलब 2 into 2, जैसे कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, ऐसे ही 3 रो और 3 कॉलम वाला भी ले सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया है, ए इंटू बी किया है यहाँ पर। पहले आपको मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं आती है तो आप मेरी मैट्रिक सिस्टम के लेक्चर 1 में जा सकते हैं, उसमें मैंने 3 into 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाई है, छोटे वाली आसान होती है, सीख लीजिए। हम पहली रो को उठाएंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके पहली रो में ही लिख देंगे, फिर दूसरी रो को उठाएंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो में ही लिख देंगे गैप छोड़ के। कैसे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये पूरी लाइन उठाएंगे 1 और 2 वाली, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 3 विल बी 3, तो एक को हमने 3 के साथ गुना किया, यहाँ लिखा, प्लस 2 into 1, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 4 प्लस 2 into 2। नेक्स्ट, अब फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब दूसरी रो की बारी है, तो 3 into 3 प्लस 4 into 1, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 4 प्लस 4 into 2, तो इसको हमने सोल्व करके लिख दिया, 1 into 3 विल बी 3 प्लस 2 into 1 विल बी 2, 4 into 1 4, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 1 4, 3 into 4 12, 4 into 2 8। अब हम इसको प्लस कर देंगे आगे, 3 + 2 5, 4 + 4 8, 9 + 4 13, 12 + 8 20, तो 20 into 5 100, 13 into 8 विल बी 104, 100 में से 104 गया तो कितना आ गया, -4। अब ये था हमारा ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल का डिटर्मिनेंट चेक किया गया, -4। अब हम ए का डिटर्मिनेंट अलग से निकाल लेंगे, बी का डिटर्मिनेंट अलग से निकाल लेंगे, फिर दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर इसके सामने सेम आएगा। तो यही चीज वो कहता है कि प्रोडक्ट की जाए दो स्क्वायर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को, उसका डिटर्मिनेंट चेक किया जाए, और अलग अलग इंडिविजुअली दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके आंसर सेम आएंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे, 1 2 3 4 मैंने इसको अलग से लिख लिया, 3 4 1 2 को अलग से लिख लिया, तो 4 into 1 विल बी 4, 3 into 2 विल बी 6। तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप शो किया, आप भी स्टेप बाय स्टेप शो करेंगे। कोई भी चीज अगर पेपर में करते हैं, अगर मान लो आप कोई मल्टीप्लाई वाला स्टेप आता है तो आप पेपर में नहीं लिख के आ रहे, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं, तो हमारे को नेक्स्ट पर्सन को चांसेस देने ही नहीं है मार्क्स काटने के, हम हर एक स्टेप को शो करके आएंगे। तो 1 into 4 विल बी 4, 3 into 2 विल बी 6। तो ऐसे हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो इधर वाली क्रॉस मल्टीप्लाई को पहले लिखते हैं, फिर बाद में इसको लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, 4 into 1 किया तो 4 आ गया, 3 into 2 किया तो 6 आ गया, 4 - 6 विल बी -2, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ऐसे ही बी का, तो 3 into 2 विल बी 6, 1 into 4 विल बी 4, तो 6 - 4 विल बी 2, तो बी का डिटर्मिनेंट आ गया। ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट इंडिविजुअली निकाला, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, -2 into 2, तो क्या आ गया,
-4 माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में हम वो लिखते हैं जो मुंह से बोलते हैं, माइनस प्लस माइनस, हमने माइनस बोला तो मल्टीप्लाई में हम वही साइन लिखेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करके आया -4। ये दोनों आंसर हमारे सेम सेम आ गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं अलग से उनको मल्टीप्लाई करके लिखने पर, डिटर्मिनेंट्स को निकालने के बाद और उसका कंबाइंड डिटर्मिनेंट निकालने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम सेम आएगा। ये मैंने इरेज कर दिया है बीच वाली मल्टीप्लाई के साइन को, पेपर में आप मत लगा के आना, अगर लगाने भी है तो आप पेंसिल से लगा सकते हैं ताकि उसको आप लास्ट में इरेज कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ तक आज हमने 8 प्रॉपर्टीज सीखनी थी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। इसमें हमारी प्रॉपर्टीज जो है, आंसर हमारा -4 और -4 इसके बराबर सेम आ चुका है, इक्वल आ गए हैं। तो आप वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मेरी वीडियोस का मेन मोटिव है कि अपने घर पर बैठ के कोई फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैथ को सीखना चाहता है ग्रेजुएशन के, तो वो सीख सकता है। तो आप मेरे चैनल को चांदना कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उस पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके। और हमारे टॉपिक सारे कवर जो हमने पहले किए थे, एक्सपेंशन को फैक्टर वगैरह, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, हमारा मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 3 था, ये मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 4 है। आगे हम मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आगे कवर करेंगे मैट्रिक सिस्टम लेक्चर नंबर 5 में। उसमें हम अपना टॉपिक सीखेंगे कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे होते हैं वैनिश वाले, जैसे कि हमने वैनिश वाला एक क्वेश्चन सीखा है यहाँ पर, ये वाला, इसके हम लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि काफी बच्चे छोड़ देते हैं, उनको वो टॉपिक मुश्किल लगता है, बट वो बीबीए और बीसीए बीकॉम के सिलेबस में है, उसके न्यूमेरिकल्स पेपर में आते भी हैं। वो हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 5 में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।